हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरताज खान और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर, दैट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिख सकता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है जो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। बिना किसी देरी के चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमें सबसे पहले निकालना होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्यों निकालते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने का पर्पस यही है कि हम अगर जीएसटी लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे तो वो कौन से वैल्यू पे लगाएं जीएसटी। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में बिकता है तो और उस पर 18% जीएसटी है, तो हम क्या करते हैं 10 रुपया गुणे 18% कर देते हैं, तो 1.8 जो रहेगा वो अपना जीएसटी अमाउंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का पर्पस यही है कि आप कितने अमाउंट पे जीएसटी लेवी कर सको, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको लिस्ट प्राइस दिया रहेगा क्वेश्चन में। लिस्ट प्राइस में 5 चीज़ें ऐड करनी होती है और 2 चीज़ें माइनस करनी होती है। आपको इतना ध्यान रखना, 5 चीज़ें ऐड कर, 5 चीज़ें ऐड करो, 2 चीज़ें माइनस कर दो। तो वो कौन सी है 5 चीज़ें? तो सबसे पहला, कोई भी ऐसा टैक्स अदर देन जीएसटी, कस्टम ड्यूटी आप पे कर रहे हो, म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो, तो वो आपको आपके प्रोडक्ट लिस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा, लिस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो सब सारे टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपको वो अपने लिस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूँ और आप रिसिपिएंट हो, तो आइडियली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ और आप मुझे पैसे दे रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप है ना मुझे पैसा नहीं देते हो, आप क्या करते हो, मेरा कोई ड्यू है किसी थर्ड पार्टी को, मुझे किसी को पैसा देना है, तो आप क्या करोगे, मुझे ना दे करके डायरेक्ट आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट। अगर आपने थर्ड पार्टी पेमेंट किया जिसका लायबिलिटी मुझे बेयर करना था लेकिन आपने वो पेमेंट कर दिया, तो वो अमाउंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होता है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में आपका पैकेजिंग चार्जेस, वेमेंट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस रिलेटेड टू दैट, जो आपके फैक्ट्री से लेकर के प्रोडक्ट डिलीवर करने तक का जो भी चार्जेस लगता है, दैट इज इंसिडेंटल चार्जेस, एंड वो सारे चार्जेस आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा। तो ये भी हो गया। उसके बाद अगर आप कभी कभी आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ें क्रेडिट पे भी परचेज होती है, सेल होती है। सपोज करिए कि मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपेंट हो, मैंने आपको गुड सप्लाई किया ऑन अ क्रेडिट बेसिस, और मैं बोलता हूँ कि यार 30 दिन में अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको क्या देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर मुझे लेट फीस देना पड़ेगा एक्स अमाउंट। तो वो जो इंटरेस्ट और लेट फीस है ना, वो भी मेरे ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें क्या बोलता है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट। आपको सब्सिडी मिला है और वो सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मिला है, किसी और पार्टी से मिला है, और आपने वो सब्सिडी आपके लिस्ट प्राइस से रिड्यूस कर दिया है। अगर आपने रिड्यूस कर दिया है सब्सिडी नॉट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो सब्सिडी को आपको वापस से ऐड करना पड़ेगा। उसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बस इतना ध्यान रखते हैं कि सब्सिडी अगर आपको किसी थर्ड पार्टी से मिला है अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, इनसे अगर सब्सिडी मिला है तो इग्नोर करना है। अगर इनके अलावा किसी और से सब्सिडी मिला है तो उस केस में हमें देखना है कि ये सब्सिडी लिस्ट प्राइस से रिड्यूस किया हुआ है क्या। अगर रिड्यूस किया हुआ है तो हम उसको वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है। अब वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो माइनस करना है? तो अगर आपको डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो कैसे होता है, आपने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस में अगर आपका मेंशन्ड है कि डिस्काउंट इतना है, तो वो डिस्काउंट तो आप लेस कर दोगे। लेकिन ऐसा डिस्काउंट है कि यार आप पेमेंट जब करने जा रहे हो फिर आप बोल रहे हो सप्लायर को कि भैया इतने का सामान लिया, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो अगर वैसा डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा। डिस्काउंट सिर्फ वही अलाउड होगा जो आपके इनवॉइस में है, या फिर आपने प्रोडक्ट डिलीवरी से पहले कुछ एग्रीमेंट किया रहेगा, तब वो डिस्काउंट अलाउड होगा।
दूसरा सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आपको सब्सिडी गवर्नमेंट से मिला है तो आप क्या करोगे, लिस्ट प्राइस से आप उतने से सब्सिडी माइनस कर दोगे। ये 7 एडजस्टमेंट करने के बाद आपको आपका आता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया रहेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हमें लिस्ट प्राइस गिवन रहेगा। लिस्ट प्राइस में 5 चीज़ें ऐड करनी है। पहला, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्सेस है वो सब ऐड कर दो। उसके बाद थर्ड पार्टी पेमेंट, मेरा लाइबिलिटी था एज अ सप्लायर, मेरा लाइबिलिटी था पेमेंट करने का, लेकिन आपने मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, उसमें एग्जांपल क्या क्या है, पैकेजिंग चार्जेस, पेमेंट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सारा जो भी चार्जेस है वो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में आता है, वो भी आप ऐड कर दोगे। उसके बाद इंटरेस्ट और लेट फीस, अगर आपने मुझे पैसा लेट दिया तो मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट लेवी करूंगा और लेट फीस चार्ज करूंगा, तो वो जो इंटरेस्ट और लेट फीस है वो भी लिस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए। लास्ट में, अगर सब्सिडी रिसीव किया है, सब्सिडी मुझे मिला है अदर देन गवर्नमेंट और मैंने उसको लिस्ट प्राइस से ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वही सब्सिडी मैं रिड्यूस करूँगा जो मुझे गवर्नमेंट से मिलेगा। तो इस केस में मुझे अदर देन गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी मिला है और अगर वो मैंने माइनस कर दिया अपने लिस्ट प्राइस से, तो मैं उसको वापस से ऐड बैक कर दूंगा। फिर 2 चीज़ें माइनस करनी है, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट आपका आ गया जो बिल पे रहेगा आपके, या फिर ऐसा डिस्काउंट जो एग्रीमेंट किया हुआ था आपने सप्लाई के पहले, वो डिस्काउंट भी आप रिड्यूस कर सकते हो। और सब्सिडी जो आपको गवर्नमेंट से मिला है वो भी आप लिस्ट प्राइस से माइनस कर सकते हो। ये 7 एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जो वैल्यू आता है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाता है। ठीक है, सब्सिडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको ना सब्सिडी का एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि सब्सिडी कौन से केस में ऐड करना है, कौन से केस में लेस करना है। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है अपने को तो वो अलाउड होता है, एंड अगर गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है तो वो अलाउड नहीं होता है। अभी अलाउड होता है नहीं होता, ये इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई सामान अगर हमें मिलता है 100 रुपये का और उसमें सब्सिडी है 10 रुपये का, तो आइडियली वो सामान हमें मिलता कितने में है, 90 रुपये में, बराबर। लेकिन इन जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम ये देखते हैं कि ये कंपोनेंट है वो मिला किससे है, वो गवर्नमेंट से मिला है क्या, या वो नॉन गवर्नमेंट से मिला है। अगर वो गवर्नमेंट से मिला है तब तो हम रिड्यूस कर देंगे, अगर वो अदर देन गवर्नमेंट से मिला है तो ये रिड्यूस नहीं करेंगे, और उस केस में हमारा जो वैल्यू रहेगा वो 100 रुपया ही रहेगा। यही बताना चाहता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिला है तो वो अलाउड है, सब्सिडी अगर अदर देन गवर्नमेंट से मिला है तो वो नॉट अलाउड है। अच्छा, अलाउड है तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिला है विच इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन योर लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में ऑलरेडी कंसिडर है। अगर लिस्ट प्राइस में ऑलरेडी कंसिडर्ड मतलब अपना ये वैल्यू 90 ही है, 100 में से सब्सिडी निकाल दिया और बचा लिस्ट प्राइस इतना 90 रुपये ही है। लेकिन अगर कंसिडर नहीं किया हुआ है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 रुपये वापस माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें 90 आएगा। तो सिर्फ यही समझना है कि अगर अलाउड गवर्नमेंट से मिला है तो वो सब्सिडी अलाउड है। फिर क्वेश्चन में ये देखना है कि यार सब्सिडी कंसिडर किया है क्या लिस्ट प्राइस में, अगर कंसिडर किया है तो मतलब ऑलरेडी माइनस कर चुका है, तो हमें इग्नोर करना है। लेकिन अगर सब्सिडी कंसिडर नहीं किया है लिस्ट प्राइस में, तो उस केस में हमें अलग से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे किया हुआ है हमने। आई थिंक आपको यहाँ गवर्नमेंट वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब अदर देन गवर्नमेंट में चलते हैं। अदर देन गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी मिल रहा है तो वो आइडियली नॉट अलाउड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 100 रुपया था अपना वैल्यू, 10 रुपया माइनस कर दिया और 90 रुपया आ गया नेट ऑफ सब्सिडी। अभी ये अदर देन गवर्नमेंट मिला है ये सब्सिडी 10 रुपया, अब वो अलाउड नहीं है। तो अगर मैंने ये ऑलरेडी कंसिडर कर लिया अपने प्राइस में, तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैंने कंसिडर ही नहीं किया है, ये मैंने कंसिडर ही नहीं किया, तो मेरा वैल्यू कितना होता, 100 रुपया ही होता ना, तो मैं इग्नोर करूँगा। तो वही लिखा है मैंने, अदर देन गवर्नमेंट मिल रहा है अगर सब्सिडी, तो मैं ये अलाउड नहीं है।
अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया अपने प्राइस में, मतलब मैंने अपना प्राइस रिड्यूस कर दिया है 10 रुपये से और मेरा प्राइस 90 है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, वापस से ऐड बैक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये सब्सिडी अलाउड नहीं, तो मुझे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर मैंने कंसिडर ही नहीं किया है, सब्सिडी मिला मुझे लेकिन मैंने लिस्ट प्राइस में वो कंसिडर नहीं किया है, तो मैं इग्नोर कर दूंगा सिंपली, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आई होप आपको सब्सिडी का ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट जो बच्चों को परेशान करता है वो सब्सिडी का ही होता है। तो आप ये एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आया तो वापस देखो। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप एक काम करना, कमेंट में आप स्पेसिफिकली डाउट लिख देना, मैं उसको आपको रिप्लाई दे दूंगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ता हूँ। MS नागनाथ एंटरप्राइजेज हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू MS सोमनाथ एंटरप्राइजेस। तो ये लाइन पढ़ने से हमें क्लियरली पता चलता है कि MS नागनाथ एंटरप्राइजेस क्या है, सप्लायर है, और सोमनाथ एंटरप्राइजेस अपना रिसिपिएंट है। इसमें 5-6 डिटेल्स दी हुई है, एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना दिया हुआ है, 7,25,000, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ भी है, एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड डिस्काउंट। मतलब इस लिस्ट प्राइस में एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किया हुआ है, इस लिस्ट प्राइस में टैक्सेस कंसिडर नहीं किया हुआ है, इस लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 7,25,000। दूसरा पॉइंट ये है, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो मैंने क्या बताया था आपको कॉन्सेप्ट में, कोई भी टैक्स अदर देन GST रहेगा तो आपको ऐड करना है। तो ये टैक्स कौन लेवी कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब म्युनिसिपल टैक्स है, तो ये तो ऐड करना पड़ेगा हमें, दैट इज 75,000। तो ये ऐड करूंगा म्युनिसिपल टैक्स 75,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिव चार्जेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग चार्जेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। मैंने कुछ जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ उसको मैं ऐसे पैक कर रहा हूँ कि यार वो टूटे ना, कुछ खराब ना हो, ये किसके रिक्वेस्ट पे, बायर के रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ, तो ये पैकेजिंग चार्जेस है। मतलब हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एनीथिंग रिलेटिंग टू इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो ये वही इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ऐड कर दूंगा ये भी, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग कितना रुपया दिया हुआ है, 8,000 हो गया। उसके बाद CGST SGST दिया हुआ था, तो लिस्ट प्राइस में सारे टैक्सेस ऐड करना है एक्सेप्ट GST वाला टैक्स। तो ये जो CGST SGST का टैक्स दिया हुआ है 1,30,500, उसको इग्नोर करना है हमें। दूसरा है वेमेंट चार्जेस, उस प्रोडक्ट को वजन करने का जो चार्जेस है वो, तो ये भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में आता है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। वेमेंट चार्जेस 20,000। उसके बाद डिजाइनिंग चार्जेस है, बट इसमें लिखा हुआ है डिजाइनिंग चार्जेस पेड बाय सोमनाथ, बायर ने पे किया है, सोमनाथ ने पे किया है किसको, थर्ड पार्टी को, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। मतलब ये तो थर्ड पार्टी पेमेंट हो गया, जो पेमेंट नागनाथ को करना था वो सोमनाथ ने कर दिया नागनाथ के बिहाफ में, दैट इज थर्ड पार्टी पेमेंट। तो ये भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इधर पे लिखेंगे थर्ड पार्टी पेमेंट बाय सोमनाथ एंटरप्राइजेस। कितना रुपया पे किया है, 10,000, और यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे डिजाइनिंग चार्जेस। आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा आई थिंक। उसके बाद सब्सिडी रिसीव फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बताया था, अगर सब्सिडी आपको मिल रहा है गवर्नमेंट से तो ही अलाउड है, सब्सिडी अगर अदर देन गवर्नमेंट है तो वो अलाउड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सब्सिडी मिला है 50,000 का, वो लिस्ट प्राइस से ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है, विच इज़ ऑलरेडी कंसिडर्ड इन लिस्ट प्राइस। मतलब अलाउड नहीं होता है, बट लिस्ट प्राइस से रिड्यूस कर दिया हुआ है, तो उसको हमें वापस ऐड करना पड़ेगा।
तो इसको हम वापस से ऐड बैक कर लेंगे। सब्सिडी 50,000। यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, आगे लिखा है कि इंटरप्राइजेस ने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है ऑन लिस्ट प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है बिकॉज वो इनवॉइस में ही मेंशन्ड होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। 10% ऑफ 7,25,000 इज नथिंग बट 72,500, 72,500, और ये डिस्काउंट है तो ये माइनस में रहेगा। अभी इन सब का टोटल आपको करना है, इन सब का टोटल करके उस पे आपको लास्ट में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट CGST 9%, SGST 9%। अब ये जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम GST कैलकुलेट करते हैं। तो फटाफट मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ट्रांजैक्शन वैल्यू। 7,25,000 प्लस 75,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 माइनस 72,500, तो ये आता है कुछ 81,500, 8,15,500 आता है। उस पर मुझे क्या चार्ज करना है, मुझे GST लेवी करना है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है मेरा, ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरा आ रहा है 81,500, राइट, 8,15,500 आ रहा है। अभी उस पर CGST 9% है, SGST 9% है, तो सिंपली कैलकुलेट करूंगा इंटू 9%, मेरा कितना आ रहा है 73,395, 73,395। टोटल अगर करूंगा मैं इसको तो 81,500 इंटू 18% प्लस इक्वल टू 81,500 इंटू 18% प्लस इक्वल टू मुझे आता है 96,2290। ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंक्लूडिंग GST। तो आपको आई थिंक समझ में, मैं समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। नागनाथ एंटरप्राइजेज अपना सप्लायर था, सोमनाथ अपना रेसिपेंट था। नागनाथ ने सप्लाई किया जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, 7,25,000 था। उसमें उसने क्या किया था, म्यूनिसिपल टैक्स भी लगाया था। तो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया तो 75,000 ऐड करना पड़ेगा बिकॉज वही टैक्सेस ऐड करेंगे जो GST नहीं है। फिर उसने प्रोटेक्टिव चार्जेस का भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किया था। प्रोटेक्टिव चार्जेस किसके कहने पे किया था, बायर के रिक्वेस्ट पे, तो वो भी ऐड हो जाएगा। ये कौन सा चार्जेस है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। उसके बाद वेमेंट चार्जेस विच इज ऑल्सो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो 20,000 ऐड किया। उसके बाद थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी पेमेंट किसने किया, सोमनाथ ने किया। किसके बिहाफ में, नागनाथ के बिहाफ में किया, तो 10,000 वो भी ऐड हो जाएगा। आई थिंक ये 10,000 ऐसा रहेगा, 1 लाख हो गया था, कैलकुलेशन बराबर है। उसके बाद सब्सिडी मिला था आपको, अदर देन गवर्नमेंट से मिला था, और वो ऑलरेडी लिस्ट प्राइस में कंसिडर कर लिया था। मतलब लिस्ट प्राइस जो आया है वो 50,000 माइनस करने के बाद आया था, तो मैंने क्या किया, वो ऐड बैक कर दिया आपको 50,000। उसके बाद मुझे मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि ऐसा डिस्काउंट जो आपके बिल में ही मेंशन रहता है। तो वो 10% था लिस्ट प्राइस का, तो वो क्या किया, 72,500 माइनस कर दिया। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे जो वैल्यू आता है वो 8,15,500 आता है। ये मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ट्रांजैक्शन वैल्यू 8,15,500 आ रहा है मेरे को। उस पर 9% CGST, 9% SGST, ये कैलकुलेट करने के बाद ये जो टोटल है ये वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू।